इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हेरिडिटी किसको कहते हैं। चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है ना। एक हेरिडिटी हो गया, एक एवोल्यूशन हो गया। सॉरी, हेरिडिटी एवोल्यूशन तो सिलेबस में नहीं है इस साल, तो हम सिर्फ हेरिडिटी की बात करेंगे। ठीक है, हेरिडिटी होता क्या है। देखो, हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने पढ़ा है इससे पहले। वो उसमें क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है। ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होती है, पैदा होती है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर पास होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो है, मान के चलिए एक पापा है, उसके बेटा, तो पापा के गुण कुछ बेटे में जाते हैं, तो है ना, तो इसको ये कुछ कैरेक्टर जाएंगे, तो वो क्या गुण क्या है, कैरेक्टर है एक तरीके से, तो कैरेक्टर के तरीके से जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। और ये जो कैरेक्टर जिस मेथड से जा रहे हैं, जिस प्रोसेस से जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, समझिए। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जा रहे हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं। और जो जिस प्रोसेस से ये जाते हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अब देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी एंड पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देखो, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यानी कि पेरेंट है और ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि माँ बाप है, माँ बाप के बच्चे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन होगी। बच्चों को हम ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। ये प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन को हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो इज नोन एज हेरिडिटी एंड द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर और ट्रेट्स, कैरेक्टर या फिर ट्रेट्स कह दो उसको, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वो डेफिनेशन हो गई। जिस प्रोसेस से जाते हैं इनको, जिस प्रोसेस से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर जा रहे हैं या ट्रेट्स कहते हैं उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन जब होता है, ये रिप्रोडक्शन जब होगा तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और थोड़े थोड़े करके ये जनरेशन एक साथ नहीं होगा। काफ़ी आप कहो कि एकदम से हम बंदर से इंसान बन गए, एकदम से नहीं होगा ये। इसको जो है काफ़ी समय लगता है होने में, यानी कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। आपके पापा और आप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा आपके माँ बाप और आप में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, हल्का वेरिएशन आएगा। फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें हल्का से धीरे धीरे करके होता है ये। तभी तो हम कह रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और ये वेरिएशन सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही होता है और किसी प्रोसेस से नहीं आता, रिप्रोडक्शन से ही आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या दे रखा है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज टर्म्स एज वेरिएशन। कैरेक्टर के में जो डिफरेंस आ जाता है, कैरेक्टर में जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं, उस स्पीसीज में वेरिएशन कहते हैं। दिस वेरिएशन आर एक्यूमुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो वेरिएशन आता है किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से एक्यूमुलेट होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हमने इसकी थोड़ी सी बात करी थी। ठीक है, तो जो वेरिएशन होगा स्पीसीज में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होगा। ठीक है, और रिप्रोडक्शन और जो मेथड होते हैं उसमें वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, इसको देख लो, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है। देखो, ये पिक्चर है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये डेफिनेशन देख लो। ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक विच आर पास्ड on from parent to their offspring generation to generation are controlled by genes। जो ट्रेड्स और कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जीन्स कंट्रोल करता है उनको। ठीक है, जीन्स के द्वारा होते हैं वो। ये जीन्स इज द यूनिट ऑफ डीएनए विच गवर्न द सिंथेसाइज ऑफ वन प्रोटीन दैट कॉन्स्टेंट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस ऑफ फ्री एंड अटैच्ड लूप, यानी कि ये जो फ्री लूप है और अटैच लूप है, ये जो है
एक करेक्टर हो गया इसका, ये डीएनए की वजह से, ये जीन की वजह से आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये करेक्टर पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए, ये जीन क्या होता है, डीएनए में होता है जो एक सिंथेसाइज यानी कि एक प्रोटीन बनाता है जिससे उस स्पीसीज के करेक्टर कांस्टेंट रहते हैं। समझ रहे हैं ना? डीएनए की वजह से वो स्पीसीज के करेक्टर कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि इंसान का बेटा इंसान ही रहेगा, है ना, और इंसान का बेटा, इंसान का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसके जैसी ही होगी, क्योंकि उसका जीन उसमें पहुंच गया है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया कि ये इस तरीके से दो फ्री इनहेरिटेंस ऑफ फ्री एंड अटैच्ड एयर लूप्स, जैसे कि ये अटैच्ड है एयर लूप यहाँ पर और ये फ्री है, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे शरीर में बहुत सारे करेक्टर हो सकते हैं। तो हेरिटेज ये हो गया। उसके बाद जो है ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं और एक एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब इस पेज पर हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस ट्रेंड्स और रिक्वायर्ड ट्रेंड्स वो क्या होते हैं। देखो, इनहेरिटेंस ट्रेंड्स ये होते हैं आपके जो आपको अपने माता पिता से मिलते हैं, है ना। जो आपके गुण आपके जो है दादी दादा के, कुछ नानी नाना के, इस तरीके से आते हैं कुछ आप में मम्मी पापा के, तो वो क्या होते हैं? इनहेरिटेंस ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो हम पूरी ज़िंदगी में सीखते हैं। कुछ जैसे म्यूज़िक सीख लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, है ना, मसल्स गेन कर ली, तो उनकी डेफिनेशन देख लो। जैसे कि ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उन ट्रेड्स को इनहेरिटेंस ट्रेड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रेड्स इंक्लूड्स हाई स्किन कलर, हेयर, ये सारे इसमें होते हैं। दीज आर जेनेटिक वेरिएशन कॉज इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जेनेटिक वेरिएशन होता है ये, और किसकी वजह से होता है? रिप्रोडक्टिव टिश्यू की वजह से होता है वेरिएशन। थोड़ा सा वेरिएशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुण आते हैं, लेकिन साथ में वेरिएशन भी होता है, आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होगा? डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। जो पूरी लाइफ में हम जो भी कुछ सीखते हैं उसको एक्वायर्ड ट्रेट्स कहेंगे। लर्निंग सम स्किल, नॉलेज, वीराइज्ड मस्कुलर डेवलपमेंट, दीज आर सोमेटिक वेरिएशन कॉज्ड इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये जो है ना, ये जो वेरिएशन है नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू से होते हैं, यानी कि ये तो मतलब रिप्रोडक्शन से तो उसका कुछ लेना देना नहीं है ना, ठीक है। तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू से होते हैं। तो ये चीज़ आज ये इनहेरिटेंस ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी हमको, कुछ वर्ड्स आने चाहिए, कुछ वो बता देते हैं। जैसे क्रोमोजोम हो गया, क्रोमोजोम का यूज़ होगा बार बार। वो क्या होता है? ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, इट अपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड कैरिंग जीन्स। ये एक धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। और ये कब दिखाई देता है? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, और इसके अंदर जीन्स होते हैं। वो कैसा होता है? देखो, ये क्रोमोजोम की पिक्चर है, ये धागे जैसा दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है। एक ये पिक्चर है, तो जो वैसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, वैसे तो दिखाई देगा नहीं ये। तो ये क्रोमोजोम हो गया, ठीक। क्रोमोजोम इस तरीके का होता है। उसके बाद डेफिनेशन, ये एक डीएनए है, ये डीएनए का पिक्चर है, ये दोनों है ना, दोनों इस तरीके से डीएनए होता है। उसके बाद जीन्स का डीएनए अभी बताते हैं डीएनए कहाँ होता है, ठीक है। डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। अब जीन्स तो देख लेते हैं। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम। जीन्स क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होती है, हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट होती है। ये जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स ही जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? क्रोमोजोम में प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ पीस ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर वन प्रोटीन दैट इज टर्म्स डिटरमाइन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये क्या है? डीएनए का पीस होता है, और जो ये एक प्रोटीन बनाता है जिससे क्या होता है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर निकल के आता है, ठीक है, जीन के द्वारा, जीन की वजह से, ठीक है ना। तो क्रोमोजोम में ही क्या होता है? क्रोमोजोम जो ये है ना, क्रोमोजोम के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए जो है, डीएनए जीन से मिलकर बनता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस इनके थोड़े नाम याद होने चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पूछा जाएगा इन पे। कैरेक्टर क्या हो गया?
द फीचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक हाइट, कलर, शेप, ये क्या हो जाते हैं, करेक्टर हो जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, ये उसके करेक्टर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ट्रेड्स। उससे पहले करेक्टर पढ़ा है। करेक्टर क्या होते हैं कि हाइट्स, स्किन कलर, ये हेयर कलर, ये सारे करेक्टर हो गए। और ट्रेड्स क्या हो गए, एन इनहेरिटेड करेक्टर फीचर्स विच इज नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट टू। एग्जाम्पल टॉल एंड ड्राफ आर ट्रेट ऑफ ए करेक्टर हाइट, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर जाते हैं उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। और ये जो डिटेक्टेबल होते हैं, ये करेक्टर डिटेक्टेबल होते हैं, यानी कि उनको हम देख सकते हैं। जैसे कि हाइट एक करेक्टर है, हाइट या तो लंबी हो हाइट एक करेक्टर है, ठीक है ना। हाइट या तो लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है, ठीक है ना। ड्राफ तो हाइट का एक करेक्टर हो गया, इसके दो इस तरीके के ये ट्रेट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है एलील। एलील क्या होता है, इसको मैं साफ कर देता हूं। वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ए पर्टिकुलर जीन्स ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। ये क्या है कि एक फॉर्म होती है जीन्स की। वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ए पर्टिकुलर जीन्स, पर्टिकुलर जीन्स की एक फॉर्म होती है, और ये कहाँ पर होती है, सेम ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन और ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में ही सेम पोजीशन में होती है। एलील के बारे में अभी जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पर और इसके बारे में बता देंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। डोमिनेंट एलील, जो कुछ डेफिनेशन बता रहा हूँ अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी देख लो, हिंट ले लो इनका किस तरीके से होती है। इनकी बातें हम और डिटेल में करेंगे अभी। एन एलील हुज फिनोटाइप विल बी एक्सप्रेस्ड even the presence of another allele of that gene. It is represented by capital letter T. उसके बाद डोमिनेंस हो गया, उसके बाद रिसेसिव एलील, और उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये चार डेफिनेशन है, अभी इनको पढ़ लो, चार डेफिनेशंस को पढ़ लो। लेकिन समझ में नहीं आएंगे ये, अभी जब हम क्रॉस कराएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, तब उसमें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही रहने, तो थोड़ा सा बस हिंट ले लो उनके बारे में। तो फिर मैं नेक्स्ट अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये फादर ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस के फादर किसको कहा जाता है। द ऑस्ट्रियन मॉन्क ग्रेगोर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ हेरिटेंस कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ही परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट। इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है फाइजम सेटिवम, है ना, ये नाम है पी प्लांट का, मटर का जो प्लांट होता है उसका। रिलेटेड टू क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे पी प्लांट पर, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे क्रॉस ब्रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। ही स्टडी 7 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग करेक्टर इन पी प्लांट एंड ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारे इन्होंने जो है 7 कॉन्स्ट्रक्टिव करेक्टर लिए पी प्लांट के और उन पर रिसर्च करी। उन्होंने एक बार में सिर्फ एक करेक्टर को लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्यों लिया, इसका कारण क्या था, है ना। सबसे पहले तो ये समझ लो, क्योंकि ये जो है इजी टू ग्रो है, इजी टू ग्रो है, यानी कि पी प्लांट को, मटर के प्लांट को जो अच्छे से उगाया जा सकता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, यानी कि इसकी छोटी लाइफ साइकिल है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन। छोटी लाइफ साइकिल है, यानी कि काफ़ी सारी जनरेशंस को स्टडी कर सकते हैं हम। इट हैज़ ए 7 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग करेक्टर, ठीक है। तो ये 7 पेयर इसमें होते हैं अलग अलग करेक्टर, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे। तो ये इसका कारण था कि इन्होंने जो है ये पी प्लांट को लिया, इन्होंने पी प्लांट को लिया क्योंकि ये जो है उगाने में आसान है, और एक आदमी कई जनरेशन को स्टडी कर सकता है। और किसी को लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि एक आदमी की लाइफ कितनी होती है, 60-70 साल तक काम कर सकता है वो, उसमें भी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल रिसर्च में लगा सकता है वो अपने, ना। तो इंसानों पे तो हो नहीं सकती थी रिसर्च, है ना, प्लांट्स में ही हो सकती थी। प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं प्लांट्स भी, है ना, तो प्लांट्स में भी टाइम लगता है कुछ, तो इसलिए जो है इस वाले प्लांट को लिया गया।
ये इसमें काफ़ी जनरेशन्स को हम कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके के करेक्टर मिलते हैं इसमें, 7 अलग अलग तरीके के करेक्टर होते हैं। इसका भी कारण था ये कि इसको लेना सही रहेगा, ठीक है ना। तो फादर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ इनहेरिटेंस या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने ही बताया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से ट्रेड्स कैरेक्टर पास होते हैं, कैरेक्टर जाते हैं या ट्रेड्स जाते हैं, समझिए, है ना। तो इन्होंने ही सब कुछ बताया, लेकिन एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्लांट पर किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टेबल ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, 7 पेयर्स, ठीक है। इसको जो करेक्टर हैं मटर प्लांट के, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पी प्लांट के कौन कौन से करेक्टर होते हैं। ये तो करेक्टर हो गए यहाँ वाले, ठीक है। ये ट्रेड्स हो गए, ट्रेड्स क्या क्या होते हैं। तो फ्लावर कलर हो गया एक करेक्टर, इसके ट्रेड्स क्या है कि ये जो है फ्लावर कलर एक वॉयलेट होता है, एक वाइट होता है, ठीक है। एक वॉयलेट है, एक वाइट है, और ये डोमिनेंट्स ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स, इसकी डेफिनेशन थी पीछे, लेकिन वहां भी नहीं बताया। लेकिन यहां पर भी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये अभी इसको हम बताएंगे ठीक से। डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स होते क्या है अच्छे से बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो एक तो कैरेक्टर ही हो गया। उसके बाद फ्लोवर पोजीशन, एक्सियल है, टर्मिनल है। एक्सियल मतलब सबसे ऊपर निकलेगा, और पोजीशन एक दूसरी है टर्मिनल, यानी कि साइड में निकलेगा, ब्रांचेस निकलेगा। जैसे ये देख रहे हो जी आप, ये एक तो कलर वाइट हो गया, वाइट है, एक वॉयलेट हो गया, ठीक है ना। ये नीचे मैंने इसी वजह से पिक्चर लगा रखी है। एक्सियल और टर्मिनल भी इस तरीके से होंगे, ठीक है। सीड कलर यानी कि मटर के दाने का कलर, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, येलो होता है और ग्रीन होता है, ठीक है, मटर के दाने का कलर। और उसके बाद सीड शेप, राउंड होता है, व्रिंकल्ड होता है, यानी कि राउंड तो बिल्कुल गोल होगा, है ना। और ये विंकल्ड जिसमें जो है थोड़ी सी पिचका हुआ सा होगा कहीं कहीं, है ना। तो व्रिंकल्ड होता है वो, यानी कि उसमें कुछ बिल्कुल गोल शेप नहीं होगी, आप लोगों ने देखा होगा उसको। पॉट शेप इन्फ्लेटेड, ये जैसे कि ये वाली देखो, ये फूली हुई इसकी वो फली है पूरी। कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब ये कॉन्स्ट्रक्टेड इस तरीके से, देखो ये होगी ना, ये इस तरीके से, जैसे मटर के दाने फली में बाहर से देख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये है कॉन्स्ट्रक्टेड, यानी कि मटर के दाने बाहर से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टेड। और ये होगी इन्फ्लेटेड, ठीक है ना, ये वाली, ठीक। पॉड कलर ग्रीन और येलो, दो तरीके के होते हैं। ग्रीन हो गया और ये येलो हो गया, ये पिक्चर लगी हुई है। हाइट ऑफ प्लांट, एक टॉल हो गया और एक शॉर्ट हो गया, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये 7 करेक्टर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, जब हम एक सिंगल ट्रेड की बात करें या एक करेक्टर की बात करें तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब क्यों कह रहे हैं, देखो उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि 2 पी प्लांट के मटर के 2 प्लांट लिए, एक टॉल और एक शॉर्ट, इन दोनों में रिप्रोडक्शन करवाया, है ना। तो जो इनके जो प्रोजनी है यानी कि ऑफस्प्रिंग है, उनकी जनरेशन किस तरीके से बनेगी। देखो यहाँ पर इस तरीके से समझो पहले। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हो गया सिर्फ एक ही करेक्टर की, यानी कि एक करेक्टर की बात हो रही, हाइट की। हाइट करेक्टर है, इसके ट्रेड्स क्या हो गए, टॉल और शॉर्ट, है ना। हाँ, तो जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया, टॉल और शॉर्ट, ठीक है, तो इनमें क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, देखो। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस जो हमने पहले बताई थी, कुछ समझाई भी नहीं थी उस डेफिनेशन। जो एलील की बात हो रही थी, एलील यही है, टी और टी, है ना। तो शॉर्ट जो टॉल है उसके लिए कैपिटल टी, और शॉर्ट है तो उसके लिए स्मॉल टी लिया गया है, ठीक है। इसमें दोनों ही एलील हैं जो वो स्मॉल टी हैं और इसमें कैपिटल टी हैं, ठीक है। जब इनका ब्रीड कराया जाएगा तो क्या होगा, तो जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो ये इस तरीके से इंटू कर लो, टी और टी, है ना। फिर टी और कैपिटल वाला पहले आएगा, ठीक है, कैपिटल वाला पहले आएगा। तो इस तरीके से ये 4 तरीके के
जीन बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो कैपिटल टी पहले आ रहा है, जिसमें पहले जो ये कैपिटल टी अगर पहले होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये डोमिनेंट एलील है, यानी डोमिनेंट ट्रेड है ये, यानी कि जो जो ये प्लांट बनेंगे, जो ऑफ स्प्रिंग जो होगी सारी की सारी, वो हमारी सारी क्या होगी, टॉल होगी, यानी कि लंबे प्लांट बनेंगे सारे के सारे, है ना। जैसे ये यहाँ पर दे रखा ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, जो इनसे नेक्स्ट जनरेशन है इनकी जो, वो सारे बड़े ही प्लांट होंगे, लंबे प्लांट होंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स जो दो वर्ड आए थे, इनका मतलब यही होता है। ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा और ये रिसेसिव ट्रेड्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो और अच्छे से और समझ में आएगा भी, एक अभी तो यही चल रहा है। अब इसके बाद जो है ये जो प्लांट बने हैं इनमें आपस में ब्रीड होने दिया उन्होंने, आपस में ये नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर रहे हैं। कैसे, तो इनमें से दो प्लांट ले लिए हमने, है ना, सभी के एक ही जैसे जीन है, तो हमने टी ये एक प्लांट ले लिया और ये टी, इनमें पॉलिनेशन हुआ, यानी कि ब्रीडिंग हुई है, इनमें नेक्स्ट जनरेशन बन रही है। तो क्या होगा, इसका इंटू टी और टी हो जाएगा, है ना, फिर टी और टी, समझे, जैसे इंटू करते हैं, ये हो गया, फिर ये टी और टी, फिर इसके बाद टी और इसमें स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी, इसमें दोनों ही डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। इसमें क्या है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है ना, और एक ये डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, और ये क्या है, दोनों ही रिसेसिव है, यानी कि ये जो प्लांट होगा ये वाला, ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। जिसमें कैपिटल टी आगे है वो क्या होगा, वो टॉल होगा। तो रिसेसिव यानी कि जो रिसेसिव कब आएगा, जब दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे, तभी वो कैरेक्टरेट दिखाई देगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो क्या होगा, प्लांट वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन ये दो यहाँ पर ये तीन तरीके के जो प्लांट हैं वो क्या होंगे, टॉल होंगे। तो देखो उन्होंने क्या, जो नेक्स्ट जनरेशन जो F2 जनरेशन बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि एक क्वार्टर तो टॉल है, बाकी 3 क्वार्टर जो है, यानी कि जो इसमें से जो जितने भी बीजों से जितने भी प्लांट बने हैं उसमें क्या हो रहा है कि 3 क्वार्टर तो जो है टॉल है और 1 क्वार्टर जो है शॉर्ट है, यानी कि कुछ प्लांट शॉर्ट हैं और लेकिन ज़्यादातर इसमें टॉल लंबे प्लांट हैं, जो इस F2 जनरेशन में, ठीक है ना, F2 जनरेशन में हुआ है ये। तो अब इसके बाद ये तो चीज़ समझ में आ गई, यानी कि एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जब फर्स्ट जनरेशन से प्रोजनी बनी, F1 जनरेशन बनी, तो उसके बाद ये शॉर्ट वाला ये ट्रेड हमको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जब सारे ही प्लांट कैसे थे, टॉल थे, लंबे थे, उसके बाद आगे वाली जनरेशन इनसे बनी, उसमें कुछ छोटे प्लांट आ गए, ठीक है, यानी कि एक जनरेशन के बाद भी ट्रेड चलते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में वो कैरेक्टर दिखाई दें, ठीक है, ऐसा इंसानों में भी होता है, ठीक है, इंसानों में भी ये चीज़ें इंसानों पर भी लागू होती हैं कि एक कैरेक्टर जरूरी नहीं है माँ बाप में हो, बच्चों में नहीं आए, लेकिन होता क्या है कि उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर आ जाता है। जैसे कि आंखों का रंग थोड़ा लाइट होना, बालों का कलर, हाइट या स्किन कलर, कुछ भी एक जनरेशन के बाद भी दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, यानी कि इसमें हमने सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करी, हाइट की, ठीक है ना, हाइट की एक कैरेक्टर का क्रॉस है ये सिर्फ। अच्छा, उसके बाद इसमें देखो एक वर्ड और आया था, इसमें देख लो, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो है 3,1। फिनोटिपिक रेशियो मतलब क्या हो गया, जो इस वाले की F2 जनरेशन की, F2 वाले की, ठीक है ना, F2 वाले में क्या है कि फिनोटाइप, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है, वो कैरेक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से मान लो इसमें 3 तो लंबे हैं, एक क्या है, छोटा है ना, तो 3:1 हो गया जो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया। अब जीनोटिपिक देखो यहाँ पर क्या है, टी एक है, ठीक है, उसके बाद ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो 2 हो गए। फिर उसके बाद ये एक जी अलग है, ठीक है ना,
जीनोटाइप रेशियो, यानी कि जीनोटाइप रेशियो हो गया ये। जी जीन्स, जीन्स कितने तरीके के बने हैं ना, एक ये हो गया, दो ये हो गए और ये एक ये है, तो 1:2:1। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, ये फिनोटाइप रेशियो हो गया। ठीक है, ये चीज़ें ये फिनोटाइप और जीनोटाइप यही चीज़ थी, जो रेशियो वहाँ पर जो सॉरी डेफिनेशन जो पीछे निकल के गई है वो इस वजह से नहीं बताई थी वहाँ पर। यहाँ पर हम डीपली इनके बारे में बात कर रहे हैं। एलील, डोमिनेंट ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि स्टडी ऑफ टू ट्रेट्स। अब उन्होंने, मेंडल ने क्या करा, दो प्लांट लिए, यहाँ पर दो करेक्टर की स्टडी करी। इससे लास्ट वाले में हमने एक करेक्टर की स्टडी करी थी, हाइट की। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, एक प्लांट लिया जिसका मटर का दाना है राउंड और ग्रीन, और एक प्लांट लिया जिसका मटर का दाना रिंकल और येलो। ठीक है, इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन है वो राउंड और येलो, सारे ही प्लांट राउंड और येलो बन रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन से दो प्लांट लिए और इनका आपस में क्रॉस कराया। ठीक है, इन दोनों का, इसका और इसका, दोनों ही येलो और राउंड है, राउंड और येलो। अब इनका क्रॉस कराया तो किस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं इसको। तो इसमें यहाँ पर देखो जो गेमेट्स हैं वो इस तरीके से हैं, लेकिन इस वाले सेकंड जनरेशन में जो गेमेट्स लिए जाएंगे क्रॉस में, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं RY, है ना, कैपिटल में ये R और स्मॉल में Y, स्मॉल में R और कैपिटल में Y और स्मॉल में RY। ठीक है, ये जो है 4 गेमेट्स की पॉसिबिलिटी। उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखें वैसे ही यहाँ लिख देंगे। तो R के साथ एक कैपिटल Y, फिर स्मॉल y, फिर स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, फिर स्मॉल y। ठीक है, ऐसे इस तरीके से लिखना है, वैसे ही यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका और इसका यहाँ के लिए यहाँ पर कौन सा आएगा, इन दोनों का इनटू कर देंगे एक तरीके से। तो R के साथ R R और Y Y। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर R, यहाँ इधर के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका इनटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा R R और कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये इसका और इसका इनटू कर देंगे, R R और Y Y, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कर देंगे R R और Y Y। ठीक, कर सकते हो R और R और Y और Y। कैपिटल वाला पहले लिखना है, वो डोमिनेंट ट्रेड्स है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर भी कर सकते हो। इस तरीके से पूरा आप टेबल बना लो, जरूरी नहीं। और ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए लिख दी है, जरूरी नहीं है आप लोगों को ये डायग्राम बनाओ, सिर्फ आप ये चीज़ें लिख दो। ठीक है, ये लिख दो। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर अब हो क्या रहा है, देखो कि ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ये साफ कर देता हूँ। इस तरीके से आपने सारे ही ले लिए। ये लास्ट वाला भी देख लो, ये R यहाँ पे, ये लास्ट वाला जो है ये वाला, इसको कैसे R Y और R Y दोनों का इंटू करेंगे तो R R Y Y ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो राउंड और येलो, यानी कि कैपिटल R से क्या आएगा, राउंड आएगा, और कैपिटल Y से क्या आएगा, येलो आएगा। तो राउंड और येलो, यानी कि राउंड और येलो कितने हो रहे हैं वो देखो, एक तो ये हो गया, ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया और ये हो गया। यानी कि R अगर पहले है कैपिटल R तो वो ग्रीन हो जाएगा, उस राउंड हो जाएगा, और कैपिटल Y पहले है तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेड है। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड है। उसके इसी तरीके से ये क्या होगा, राउंड और येलो, ये भी हो जाएगा राउंड और येलो, इसमें Y आ रहा है ना, इसको पहले लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पर राउंड येलो और राउंड येलो और राउंड येलो, कितने हो गए, ये 9 हो गए। ठीक है, उसके बाद राउंड और स्मॉल y से ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने हैं, एक देखो ये हो गया राउंड ग्रीन, ये हो गया, क्योंकि स्मॉल y से क्या होगा, रिसेसिव ट्रेड है दोनों, तो ग्रीन आएगा ना। यहाँ पर क्या था, y क्या था, ग्रीन था ना, तो देखो है ना। उसके बाद राउंड ग्रीन, ये हो गया राउंड ग्रीन, है ना। ठीक है, उसके बाद ये रिंकल और येलो, रिंकल, हाँ रिंकल्ड और येलो, यानी कि ये इस तरीके, रिंकल ये वाला आर है ना यहाँ पर, ये तो रिंकल और येलो कौन सा हो रहा है, देखो ये एक तो ये हो रहा है, इसके लिए एक ये और एक ये, 3 हो रहे हैं। देखो यहाँ से जेनेटिक कोड को देखो आप, आर आर वाई वाई, तो रिंकल येलो आर आर कैपिटल वाई, अगर एक कैपिटल वाई है तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आर आर कैपिटल वाई, एक वाई होना, एक वाई कम से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव डोमिनेंट ट्रेड है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने गुण को दिखाएगा।
तो ये हो गए 3। उसके बाद एक ये बचा, ये वाला, इसको मैं ये निशान दे देता हूँ। ये क्या हो गया, रिंकल और ग्रीन, सॉरी स्मॉल वाई है ना, हाँ, रिंकल और ग्रीन। यहाँ पर अब ये देख रहे हो ना, इस तरीके से हुआ है ये। अब यहाँ पर जो जो जीनोटाइप रेशियो होगा, जीनोटाइप रेशियो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, वो होगा आपका 9:3:3:1। देखो 9, फिर 3 हो रहे हैं ये, और फिर ये वाले 3 हो गए क्रॉस वाले, फिर 1 हो गया। तो यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है, जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, फिनोटाइप तो नहीं बताते इसमें, सिर्फ जीनोटाइप रेशियो बताते हैं, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज जो है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की काफ़ी थोड़ी सी लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज जो मैंने बताया वो लैंग्वेज में सारा लिखा हुआ है, आप नोट्सों डाउनलोड कर लेना, नोट्सों को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर देख लेना, ठीक है, मेरी वेबसाइट से जाके। अच्छा, अब ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें होता क्या है, देखो, बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ द सेम जीन टू देयर प्रोजेनी, यानी कि बोथ पेरेंट, जो दोनों पेरेंट होते हैं वो मिलकर एक सेम जीन देते हैं अपने प्रोजेनी यानी कि प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, प्रोजेनी भी कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को जो बच्चे होते हैं उनको हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रोजेनी कहते हैं। ईच जीन सेल हैज वन सेट ऑफ जीन, जो एक जीन, ईच जीन सेल हैज वन सेट ऑफ जीन प्रेजेंट एज क्रोमोसोम। क्या होता है कि हर जीन में एक सेट ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। ईच सेल ऑफ द बॉडी विल हैव 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। हर बॉडी में ईच सेल ऑफ द बॉडी विल हैव 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो हर सेल में क्या होता है, 2 कॉपी होती है एक जैसे क्रोमोसोम्स की। 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, जो एक कॉपी क्या होती है वो एक इनहेरिटेड यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में एक उसमें से जाती है ना, प्रोजेनी में। When 2 जीन सेल कंबाइन, 2 जीन सेल जब कंबाइन होते हैं, दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी। जब क्या होता है, 2 जीन सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक रिस्टोर हो जाते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, ठीक है, इन द प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीसीज। इससे क्या होता है, इंश्योर हो जाता है डीएनए की स्टेबिलिटी, यानी कि डीएनए स्टेबल हो जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में ये कैसे डिसाइड होता है, किस तरीके से पता चलता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो माँ बाप की जो बच्चे हैं वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किस तरीके से होता है, ये इसमें होता क्या है। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ विच 22 पेयर ऑफ ऑटोसम्स। ये ऑटोसम्स के 22 पेयर ऑटोसम्स के होते हैं, 1 पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 1 पेयर जो होता है इसमें वो सेक्स डिसाइड करता है, ठीक है, 1 पेयर उसमें। और बाकी के जो 22 पेयर होते हैं और जो क्रोमोसोम्स के, वो बाकी के कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो क्या होता है, जैसे कि इसमें मेल के अंदर देखो, मेल के अंदर गैमेट्स होते हैं, जो स्पर्म को गैमेट बोलते हैं। इसमें जो है क्रोमोसोम होते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। लेकिन फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ एक्स और एक्स। तो होता क्या है, जब इस एग को एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, एक्स और एक्स जब मिल जाएंगे, जब एक्स वाला मिल जाएगा तो वो फीमेल होती है, तो जो वो बच्चा होगा वो फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्स, अगर एक्स ओवम को और वाई जो है क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है, वाई क्रोमोसोम जो फर्टिलाइज कर देता है स्पर्म उसको, तो वो जो होगा वो मेल होगा। तो इसमें जो एक्स वाई हो जाएगा, इसमें एक्स एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि फीमेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और मेल में क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। और अभी तक सिर्फ हम ये जो है सोचते थे कि मेल और फीमेल जो होते हैं उसमें किसको दोष दिया जाता है। पुराने जमाने में क्या करते थे उसको, जो फीमेल होती थी उस पर सारा वो डाल दिया जाता था कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन हकीकत में
इसके लिए मेल और फीमेल के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेल। मेल में क्योंकि एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो मेल लड़का होगी कि लड़की होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? मेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और चलिए फाइनली वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 9th और 10th के साइंस के नोट्स आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesn.com पर जाकर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।